मंडप, वेदी और कुआं। ठीक ठीक, चलो ठीक है। ये बहुत मामूली बात है, ये सब आपको कम से कम जब आप परीक्षा में अचानक अगर लिखें या उस दिन परीक्षा में पूछे तो कम से कम आप बता सको, है ना, कि कम से कम 5-7 चीज़ें तो याद आ सकती हैं, 2-3 चीज़ों को भूल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी सर। नहीं। हाँ तो चलो अब हम आगे की चीज पढ़ते हैं। इसमें दिया है योग के 6 बाधक तत्व। हठ प्रदीपिका में क्या दिया है? योग के 6 बाधक तत्व दिए गए हैं। तो आपके निबंध लेखन में भी कल एक स्टूडेंट वही पूछ रही थी कि योगाभ्यासी के लिए साधक और बाधक तत्व ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उन्हें शायद वो समझ में नहीं आ रहा था, और हिंदी ज़्यादा उनकी पकड़ में नहीं, इसलिए भी वो समझ नहीं पा रही थी। अगर हो तो थोड़ा बढ़िया से सुने कि योगाभ्यासी मतलब जो योग का अभ्यास करता हो, है ना, उसे योगाभ्यासी कहेंगे। बाधक तत्व मतलब इसमें योग अभ्यासी के लिए बाधक तत्व और साधक तत्व दिए गए। तो बाधक तत्व कहते हैं कि जिस मार्ग की ओर आप बढ़ रहे हैं उस मार्ग में बढ़ने के लिए जो जो चीजें आपको बाधा उत्पन्न करती, डिस्टरबेंस पैदा करती या अड़चने पैदा करती, तो उसे हम बाधक तत्व कहेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में बाधक तत्व क्या है? पढ़ाई में बाधक तत्व है कि शोरगुल, बहुत लोगों की आवाज आ रही है और आप पढ़ भी रहे हैं, तो वो बाधा उत्पन्न करेगा, आपका मस्तिष्क वहां स्थिर नहीं रहेगा। तो वैसे ही योग के 6 बाधक तत्व इसमें बताए गए, इसमें हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ में। तो उसमें पहला जो बाधक तत्व उन्होंने बताया, वो बताया है अत्याहार। अत्याहार, तो ये अत्याहार कौन कौन शब्द से बना है? अति प्लस आहार, है ना, या हम कहें सरल शब्द में कहें तो अधिक भोजन। तो यदि आप योग की साधना करना चाहते हैं और आपका आहार बहुत अधिक खाते हैं, खाने में बड़ी रुचि है, दिन भर खाते हैं, तो ये आपके लिए बाधक तत्व हो सकता है, बाधा उत्पन्न करेगा। क्यों बाधा उत्पन्न करेगा? कि जब आप अधिक खाएंगे तो स्वाभाविक है आपके शरीर में एक आलस्यता की स्थिति रहेगी, आप जमाई लेंगे, बार बार आपको नींद आएगी, और अधिक खाने के कारण आपके शरीर में अधिक चर्बी इकट्ठा होगी, है ना, स्थूलता बढ़ेगी। स्थूलता बढ़ी तो कई तरह की बीमारियां पैदा करेगा। तो इस तरह उसके नुकसान बहुत हैं। मन जब आप शांत किसी ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे तो वहां नींद लगेगी आपको। हाँ? तो ये जो स्थिति है, निद्रा तंद्रा वगैरह की स्थिति आ सकती है। तो अति आहार को इसके बाधक तत्व के रूप में गिना गया है ना। अधिक आहार आप करते हैं तो वह बाधक तत्व के रूप में आएगा। तो इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अधिक आहार आप लेते होंगे, या हो सकता है आप में से ही कोई लोग होते होंगे जो ज्यादा खाते होंगे, तो थोड़ा सा कम खाना। योग में ज्यादा खाना को अच्छा नहीं माना गया। दूसरा दिया है प्रयास। प्रयास, हम क्या पढ़ रहे हैं? योग के बाधक तत्व पढ़ रहे हैं। पहला बाधक तत्व क्या है? अति आहार करना या अधिक भोजन करना। दूसरा है प्रयास। तो प्रयास बाधक तत्व कैसे हो सकता है? प्रयास तो सबको करना चाहिए, है ना। आपको लग रहा होगा कि प्रयास तो साधक तत्व होना चाहिए, बाधक तत्व तो होना ही नहीं चाहिए। पर यहां प्रयास का मतलब है अधिक प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना। कि मान लीजिए आपको सुबह जो आसन होते हैं, आसन में कोई एक आसन सिखाया गया, मान लीजिए चक्रासन सिखाया गया, और चक्रासन बहुत से विद्यार्थियों से नहीं बन रहा था, है ना। लेकिन यदि आपके मन में है कि नहीं नहीं मुझे आज करना ही है, एक बार किए नहीं हुआ, 2 बार किए नहीं हुआ, 4 बार 5 बार 10 बार आप कर रहे हैं, हाँ नहीं हो रहा है, तो ये बाधक तत्व है कि आप जो आसन आज आपसे नहीं हो रहा है, शरीर की स्थिति लगातार जब आप करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, वो स्थिति धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास ना करिए, प्रयास करिए। तो जो स्वाभाविक है 2 बार 3 बार आपने देख लिया,
और उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसे कल के लिए छोड़िए, कल फिर प्रयास कीजिए। लेकिन ये जो जिद में रहना कि नहीं मुझे आज करके ही छोड़ना है, मुझे आज चक्रासन कर ही लेना है। मान लीजिए आपको शीर्षासन सिखा दिया गया, सिर नीचे पैर ऊपर, और आपसे नहीं हो रहा है, आप गिर रहे हैं, लेकिन आपकी जिद है कि नहीं मुझे आज शीर्षासन करके ही छोड़ना है, नहीं होगा तो मैं ये अभ्यास तब तक करता रहूंगा, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रयास मतलब बहुत अधिक प्रयास को इसमें बाधक तत्व के रूप में गिना गया है। स्वाभाविक प्रयास निश्चित कीजिए, आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल प्रयास कीजिए, लेकिन अड़े मत रहिए कि नहीं नहीं मुझे आज ही और अभी ही करना है ना। कि मान लीजिए पेड़ का कोई पौधा लगाया आप, जमीन में खोद दिया, और आप जिद में है कि शाम तक उसमें फूल लग जाए और फल भी लग जाए, तो आपकी जिद निरर्थक है ना, विवेकपूर्ण नहीं है, वो अपने समय में फल जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? जी सर। ठीक है, तो ये दो बाधक तत्व हो गए। क्या क्या? एक अत्याहार और दूसरा प्रयास, अधिक प्रयास करना। अधिक प्रयास। तीसरा दिया है प्रजल्प, प्रज आधा ल और प, प्रजल्प। क्या सर? प्रजल्प, प्रजल्प का अर्थ होता है अधिक बोलना, अधिक बोलना। तो यदि आपके बहुत अधिक बोलने की आदत है तो हो सकता है अच्छा होगा, पर योग साधना के क्षेत्र में जब आप बढ़ेंगे तो आपको मौन ज्यादा रहना पड़ेगा, या साधना की किसी भी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो आप ज्यादातर मौन रहेंगे। ज्यादा बात करना साधना क्षेत्र में अच्छा नहीं माना गया। आवश्यक होने पर जरूर बात कीजिए, लेकिन अनावश्यक बहुत लंबी बात करना, अधिक बात करना, हाँ, कि जैसे क्या होता है कि किसी को हमने ध्यान कराया, ध्यान में पता नहीं उसका मन लगा या ना लगा, लेकिन वो दूसरों को जैसे ही ध्यान से बाहर आएगा तो वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कहेगा कि मैंने जैसे ही आंख बंद की तो मुझे उगते हुए सूरज की छवि दिखाई दी, उसकी किरणें मेरे अंदर में प्रवेश की, मैंने देखा, हाँ, या भगवान शिव को देखा, उसके जटा दिखे, उसके सांप दिखे, हाँ, त्रिकुंड भी दिखा। ये अनावश्यक बातचीत करना, और ये साधना के क्षेत्र में इसको बाधक माना गया, ये इसे अच्छा नहीं माना गया। जो चीजें अनुभूत हुई, जो चीजें आपने अनुभव की, उसे आप मन पे रखिए। जो उसके अधिकारी व्यक्ति है, जो उस क्षेत्र को जानता है, उससे भले आप अभिव्यक्त कीजिए, और आप अननेसेसरी किन्हीं साधारण लोगों से इन अनुभूतियों को चर्चा मत कीजिए। तो प्रजल्प, प्रजल्प मतलब अधिक बात करना, और अधिक बात कौन करता है वो सब आप जानते हैं, है ना। हाँ, और फिर चौथा जो इसमें बाधक तत्व दिया है, वो चौथा बाधक तत्व दिया है नियमाग्रह। बोलिए एक बार, नियमाग्रह। नियमाग्रह। हाँ, नियमाग्रह। नियम आग्रह मिलके बना है, नियम में आग्रह जुड़ा है, तो नियमाग्रह हो जाएगा। अगर हम आग्रह को जोड़ देंगे एक साथ तो नियमाग्रह हो जाएगा। नियमाग्रह मतलब उसको सीधे शब्द में हम अर्थ निकालें तो नियम पालन में आग्रह, ये शब्द कह सकते हैं। नियम पालन में आग्रह, नियम पालन। चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। माइक बंद कर दीजिए, क्या दर्शना या क्या नाम से है, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। हाँ, नियमाग्रह मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आपने नियम बना लिया है ना, कि मान लीजिए आप गाना गाते हैं, और गाना कैसे गाते हैं आपने नियम बना रखा है कि 8-10 मसनद को रखकर, वो सिर में रखकर, लेटकर, पैर को फैलाकर आप गाना गाते हैं, है ना। और कहीं आपको गाना के लिए आमंत्रित कर लिया गया और आपको गाना गाना है, तो आप वो एक नियम बना रखें कि भाई 10 मसनद हो, उसमें हम सिर रखेंगे, फिर पैर को फैलाएंगे, हाँ, और एक हाथ में बिल्कुल टिक कर इस तरह से फिर गाना गाएंगे। तो क्या ये उचित है? हर जगह आप वही सुविधा देख रहे हैं, उस सुविधा पर ही आप काम करते हैं, एक निश्चित नियम पर ही काम करते हैं आप, उस नियम के बंधन में इतना जकड़े हैं कि उसके अलावा आप नहीं काम कर सकते, तो उसे अच्छा नहीं माना गया, उसे बाधक तत्व माना गया।
क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बहुतों की वीडियो बंद हो गए हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक ठीक। हाँ तो नियमाग्रह आप लोग समझ गए हैं, है ना? कि मान लीजिए आप भारत में हैं, भारत में हैं और सुबह आपको योग करना है ना? तो सुबह योग करना है। दर्शना जी आप माइक बंद कर लीजिए, बार बार आपका ऑन हो रहा है। दर्शन के आईडी से जो भी जुड़े हैं। हाँ तो मान लीजिए भारत में है, सुबह उठते हैं 3 बजे 4 बजे आप उठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 बजे उठने के बाद आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप योग का अभ्यास करते हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छा, आपने एक बढ़िया नियम बनाया है। लेकिन ये नियम यहाँ के लिए अच्छा है, भारत के लिए जहाँ गर्म प्रदेश है। पर किसी कारण से आपका रहना मान लीजिए ब्रिटेन में हो गया, ठंड प्रदेश है, हाँ, और आप 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठे, वो भी वहां तक ठीक है। अब 4 बजे उठ के जो भी जैसा पानी यहाँ रखा होता है उसी पानी से आप नहा देते हैं। वैसे ही आप वहां जो भी पानी रखा है उसे आप चुपचाप